हेलो एवरीवन। सिविल्स ओनली में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आने वाले डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, आज उस क्रैश कोर्स का ये 7वां पार्ट है। उससे पहले हम लोग ऑलरेडी 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और जिस किसी ने भी उनको ना देखा हो वो देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसी के साथ साथ आप लोग 2021 की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए भी सिविल्स ओनली को फॉलो कर सकते हैं और इन सभी से रिलेटेड फ्री पीडीएफ आपको सिविल्स ओनली की वेबसाइट और टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो देखिए, हम लोगों ने जो अब तक पिछला जो अपना सेशन डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने गुप्त साम्राज्य तक के भारतीय इतिहास पर डिस्कशन कर लिया था। अब जो हम लोग आज अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हम लोग उससे आगे के इतिहास यानी कि गुप्तोत्तर काल से स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ साथ हम लोग प्राचीन भारत में विकसित कुछ धार्मिक आंदोलन देखेंगे और उसके बाद हम लोग संगम काल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, होता क्या है, जब गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है तो भारतीय उपमहाद्वीप पर हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो जाता है। और उन शक्तियों में जो प्रमुख शक्तियां हैं उसमें जैसे बंगाल का गौड़ और इसके साथ साथ इस थानेश्वर का पुष्पभूति वंश, कन्नौज का मोखरी वंश और वल्लभी का मैत्रक वंश। और इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं जो मगध वाला क्षेत्र है इसमें परवर्ती गुप्त शासन भी कुछ देर समय तक चलता रहा है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वंश इसके बाद उदित हुए थे, कब? जब गुप्त शासन का पतन हो जाता है। तो देखिए, थानेश्वर में जो पुष्पभूति वंश है इसकी स्थापना पुष्पभूति द्वारा की गई थी और इसी के एक शासक थे जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। इनके पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन और इनकी पुत्री का नाम था राज्यश्री। और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मौखरी वंश के शासक थे उस समय के एक, जिनका नाम था गृहवर्मन, मतलब उनसे उनका विवाह कर दिया था अपनी पुत्री का, राज्यश्री का। तो इसके साथ साथ इन्होंने इनके साथ कहीं ना कहीं मैत्री संबंध बना के वैवाहिक संबंध द्वारा अपने शासन का यहाँ पे विस्तार किया। और इसी समय क्या होता है, उस समय जो बंगाल में जो गौड़ शासन था तो उसी का एक शासक था जिसका नाम था शशांक। तो शशांक द्वारा क्या किया जाता है, राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है। और इसी हत्या के चलते फिर जो इनके दूसरे भाई थे राज्यवर्धन के, हर्षवर्धन, वह इस हत्या का बदला लेते हैं और बंगाल में जो गौड़ शासक शशांक है उसको पराजित करते हैं और इसको अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं। तो इसी के साथ साथ देखिए, हर्षवर्धन से संबंधित और भी कुछ फैक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के तट पर युद्ध किया था और ये पुलकेशिन द्वितीय कौन था, ये चालुक्य वंश का शासक था। और इसमें क्या हुआ था, हर्ष पराजित भी हुए थे। और इन्होंने आगे चलकर कश्मीर अभियान भी किया था और कश्मीर अभियान के बाद इन्होंने दक्षिण भारत का भी अभियान किया और दक्षिण भारत में इन्होंने चोल और कांची पर भी विजय प्राप्त की। और अपने शासनकाल में इन्होंने कन्नौज और प्रयाग में बहुत बड़ी धार्मिक सभाएं आयोजित की थीं। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि इनके ही कारण से कुंभ मेला की शुरुआत हुई होगी, है ना। क्योंकि इन्होंने प्रयागराज में जो बहुत बड़ी सभा आयोजित की थी उसको कहीं ना कहीं कुंभ मेला की शुरुआत के कंटिन्यूएशन के रूप में देखा जाता है। तो देखिए, हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल के बारे में देखिए जो ये सभी बस डिस्कस किए, इनमें हमने देखा कि जो बंगाल का गौड़ शासक था इनका कहीं ना कहीं कन्नौज के मोखरी और थानेश्वर के पुष्पभूति वंश से 36 का आंकड़ा रहता था, मतलब इनका इनसे संघर्ष बना रहता था। इसी के साथ साथ जो मगध क्षेत्र में जो परवर्ती गुप्त शासक हुए थे इनका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक संघर्ष मोखरी शासकों के साथ साथ चलता रहता था, है ना। तो हम लोगों ने देखा कि जो पुष्पभूति वंश है इसने मौखरी मतलब कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसी के साथ साथ जो बंगाल का जो गौड़ शासक था उसको पराजित करके यहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और आगे चलकर हर्षवर्धन के काल में पूरे उत्तर भारत में काफ़ी बड़े क्षेत्र पर ये हर्षवर्धन का शासनकाल स्थापित हो गया था। और देखिए फिर क्या होता है, जब हर्ष की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर कन्नौज को लेकर कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है और इसमें एक त्रिपक्षीय संघर्ष देखा जाता है जिसमें बंगाल का पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश और इसके साथ साथ राष्ट्रकूट वंश की प्रतिद्वंद्विता को देखा जाता है। ये कहीं ना कहीं तीनों वंश कन्नौज पर अधिकार जमाने के लिए आगे लड़ते रहे और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जो बंगाल का पाल वंश था उसके शासक थे धर्मपाल, उनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध की, इस संघर्ष की शुरुआत हुई थी। और इसमें फाइनली जो विजय प्राप्त हुई थी वो कहीं ना कहीं गुर्जर प्रतिहारों को इसमें विजय प्राप्त हुई थी। तो देखिए, जो बंगाल का पाल वंश था उस समय जो कि गौड़ वंश के बाद आया था, तो ये उस समय बंगाल, बिहार और कन्नौज का क्षेत्र इस वंश के अंतर्गत शामिल था। और इसकी स्थापना गोपाल ने की थी और गोपाल का कार्यकाल 750 से 770 ईस्वी तक माना जाता है।
और इसी के अगले एक शासक हुए थे महत्वपूर्ण, जिनका नाम था धर्मपाल, है ना। इनका कार्यकाल 770 से 810 के बीच का माना जाता है। और धर्मपाल के काल में ही देखो विक्रमशिला की स्थापना हुई थी। विक्रमशिला ये कहाँ पे, बिहार के भागलपुर में। और इन्हीं ने सोमपुर बिहार की भी स्थापना कराई थी, कहाँ पे, बांग्लादेश में। और इसके अन्य शासक हैं महत्वपूर्ण, इसमें देवपाल और महिपाल का नाम प्रमुख है। और देखिए महपाल के काल में ही राजेंद्र चोल का आक्रमण हुआ था, और जिसमें पाल वंश पराजित हुआ था, मतलब इन्होंने महिपाल को हरा दिया था। और इनको दूसरे संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पाल वंश के दूसरे संस्थापक हैं। कौन, महिपाल। और देखिए रामपाल इस वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक थे। इसी के बाद देखिए पाल वंश के बाद फिर यहाँ पे बंगाल में सेन वंश आता है। और सेन वंश की स्थापना राढ़ नामक स्थान पर सामंत सेन द्वारा की गई थी। और इसी में जो इसके कुछ अन्य प्रमुख शासक हुए थे, उसमें विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन का नाम प्रमुख है। और लक्ष्मण सेन का जो शासनकाल है वो 1179 से 1205 ईस्वी तक के लिए माना जाता है। और इन्हीं के शासनकाल में जो एक जयदेव थे, उनको माना जाता है कि इसी के शासनकाल से संबंधित थे। और इन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी। और देखिए अगर कश्मीर क्षेत्र की बात की जाए तो उस समय कश्मीर में 3 वंश महत्वपूर्ण माने जाते हैं, कि वहाँ पर कश्मीर में 3 वंश ने शासन किया था, जिसमें कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश का नाम आता है। और ऐसा माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में एक दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कारकोट वंश की स्थापना की थी, कहाँ पे, कश्मीर में। और देखिए लोहार वंश जो हुआ था, यहाँ का जो अंतिम वंश था कारकोट, कारकोट के बाद उत्पल, उत्पल के बाद लोहार। तो लोहार वंश के ही एक शासक थे हर्ष। तो इनको काफ़ी विद्वान और प्रतिष्ठित शासक माना जाता था। और इन्हीं के दरबार में कल्हड़ रहते थे, और कल्हड़ द्वारा ही रास्तरंगड़ी की रचना की गई थी। मतलब रास्तरंग, और रास्तरंगड़ी में ही क्या है, कश्मीर का विस्तृत इतिहास दिया गया है। इसी साथ साथ देखो आगे चलकर क्या होता है, 1339 ईस्वी में कश्मीर तुर्कों के कब्जे में आ जाता है। और तुर्कों का जो सबसे लोकप्रिय शासक हुआ था इस क्षेत्र का, उसका नाम था जैनुल आबदीन, और उसे कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो कश्मीर के वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हुए। अब देखिए पश्चिमी जो राजस्थान का क्षेत्र है और गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर आगे चलकर फिर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना हरीश चंद्र द्वारा की गई थी। और इसमें नागभट्ट प्रथम एक महत्वपूर्ण शासक हुए थे आगे चलकर, जिनका शासनकाल 703 से 730 से 756 के लिए माना जाता है। इसी में आगे वत्सराज, मिहिरभोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, है ना, महपाल प्रथम, ये कुछ अन्य शासक हुए थे गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत। और देखिए 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इसी के एक शासक राज्यपाल को भी पराजित किया था। और इसका जो अंतिम शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का, उसका नाम क्या था, यशपाल। ठीक है, देखिए इसमें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये वंश, इसमें जो पहले शासक और अंतिम शासक, इनका कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है एग्जाम में, इनके नाम ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ जो भी कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, उनके समय काल में क्या क्या बातें हुई थी, है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो कन्नौज में आगे चलकर देखते हैं हम लोग, गढ़वाल वंश की स्थापना हुई थी, है ना। और इसकी स्थापना चंद्रदेव द्वारा की गई थी। और इसी गढ़वाल वंश से संबंधित थे जयचंद, जिनका कार्यकाल 1170 से 1194 ईस्वी का माना जाता है। और हम आगे देखिए पढ़ेंगे भी कि मोहम्मद गौरी की इन्हीं जयचंद से लड़ाई हुई थी, जिसको चंदावर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जयचंद पराजित हुए थे। देखिए सांभर और अजमेर के क्षेत्र में शाकंभरी या चौहान वंश की स्थापना हुई थी, है ना। और इस शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना हुई थी। और ये लगभग 7वीं शताब्दी में स्थापना की गई थी वासुदेव के द्वारा, है ना। और ऐसा माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहे थे। और पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान इसी शासन से संबंधित थे, मतलब चौहान वंश से। और देखिए इनका 1191 में मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। और फिर अगले ही साल मतलब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए थे। इसी के साथ साथ गुजरात या अनिलवाड़ के क्षेत्र में चालुक्य और सोलंकी वंश का उदय हुआ था, है ना। इसकी स्थापना मूलराज प्रथम द्वारा की गई थी। और इसी के एक शासक थे भीम प्रथम, है ना, जिनकी अवधि 1022 से 1064 की मानी जाती है। ये इसके सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। और इन्हीं के शासनकाल में 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वहाँ पे काफ़ी लूटपाट मचाई थी। तो देखिए ये तो हमने गुप्तोत्तर काल में भारतीय उपमहाद्वीप पर विकसित विभिन्न प्रकार के वंश और उनके शासक और उनसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की। अब चलिए हम लोग गुप्तोत्तर कालीन कुछ विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं।
तो देखिए, अगर गुप्तोत्तरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ सामंतवाद के विकास को और भी बढ़ावा मिला था। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय शक्तियों का उदय हुआ था, तो यहाँ पर राजनीतिक विकेंद्रीकरण को भी बढ़ावा मिला और यहाँ पर राजतंत्र में और भी जटिलता आनी शुरू हुई। और देखिए, अगर इसकी आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो आधारभूत व्यवसाय था वो कृषि ही अभी भी बना हुआ था और ब्राह्मण और अधिकारियों को उनकी सेवा के बदले में भूमि दान भी किया जाता था। और चंदेल और परमार शासकों ने झीलों और तालाबों का निर्माण भी करवाया था और इसका निर्माण उन्होंने सिंचाई के उद्देश्य से करवाया था। और व्यापार का पतन भी देखने को मिलता है कहीं ना कहीं गुप्तोत्तर काल में, और व्यापार के पतन के साथ ही साथ क्या होता है, फिर सिक्कों के उपयोग में भी कमी आने लगती है और यहाँ पर सोने के सिक्कों की मात्रा बहुत ही कम मिलती है और अधिकतर सिक्के ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर चांदी और तांबे के ही प्रचलन में थे। और वस्त्र उद्योग यहाँ पर काफ़ी उन्नत अवस्था में था। और इस समय के जो प्रमुख बंदरगाह थे, पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह, उसमें ताम्रलिप्ति और सप्तग्राम का नाम आता है और पश्चिमी तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसमें थाना, खंबात और देवल का नाम आता है। और इसी की तरह से अगर इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वही परंपरागत रूप से जो समाज था अभी भी 4 वर्गों में ही विभाजित था, जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी। और इस समय राजपूतों की प्रतिष्ठा को भी बढ़ावा मिला था, क्योंकि जो भी क्षेत्रीय स्तर पर जो विभिन्न विभिन्न शक्तियों का उदय हुआ था उसमें अधिकांश शक्तियाँ कहीं ना कहीं राजपूतों से ही संबंधित थी, है ना। तो इस समय राजपूतों की प्रतिष्ठा को भी बढ़ावा मिला था और व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आने से वैश्यों की स्थिति में भी गिरावट देखने को मिलती है इस समय काल में। और यहाँ पर भी अस्पृश्यता की भावना को भी बढ़ावा मिला था और इस समय कृषि कार्यों को प्रमुख रूप से शूद्रों द्वारा किया जाने लगा, तो यहाँ पर शूद्रों की स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ उन्नति आई, शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ और अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होने शुरू हुए। इसके साथ साथ क्या हुआ, इन अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के कारण बड़ संकर से नई जातियों का उदय हुआ, जिसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण कायस्थ है ना। और इस समय देखा जाता है कि कहीं ना कहीं स्त्रियों की दशा में गिरावट आई और यहाँ पर समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा और जौर प्रथा को भी बढ़ावा मिला था और समाज में वैश्याओं और देवदासियों की उपस्थिति के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, है ना। और दास प्रथा को भी इस समय बढ़ावा मिला था। धार्मिक स्थिति पर नज़र डाल लेते हैं तो देखिए, उस समय बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव कुछ प्रमुख धर्म थे। इसी के साथ साथ भक्ति में इस समय कर्मकांड को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिला था और तंत्र मंत्र को बढ़ावा मिलने से क्या हुआ था, बौद्ध धर्म की अन्य कई शाखाओं का विकास हुआ था, जिसमें वज्रयान, मंत्रयान, सहजयान ये सभी प्रमुख हैं। साथ साथ गुप्तोत्तरकालीन कला एवं स्थापत्य के विकास के रूप में अगर देखा जाए तो इस समय मंदिर निर्माण को काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला था और मंदिर निर्माण के लिए स्पष्ट रूप से 3 शैलियों का विकास हुआ था। जैसे नागर शैली, तो इसका विस्तार हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश तक माना जाता है और इसमें जो प्रमुख मंदिर बनवाए गए थे इस शैली के अंतर्गत, उसमें कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है जो, इसके साथ साथ उड़ीसा में जो भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर, इसी के साथ साथ कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और मोढेरा का सूर्य मंदिर प्रमुख है। इसी के साथ जो दूसरी शैली विकसित हुई थी बेसर शैली, बेसर शैली का क्षेत्र माना जाता है विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक और इसमें नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख मंदिर बनवाए गए थे उसमें राष्ट्रकूट काल के जो अहेलू मंदिर और एलोरा का कैलाश मंदिर प्रमुख है। इसी के साथ साथ जो द्रविड़ शैली है इसका विस्तार केसरा से कन्याकुमारी तक माना जाता है और इसके तहत चालुक्य, चेर और पांड्य शासकों के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण किया गया था और इसमें प्रमुख मंदिर के तौर पर तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर, कांची और महाबलीपुरम के मंदिर, ऐहोल और वातापी के मंदिर बनवाए गए थे। तो देखिए, ये हम लोगों ने गुप्तोत्तरकालीन कुछ प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की। अब चलिए प्राचीन भारत में विकसित कुछ धार्मिक आंदोलनों पर नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहली बात, धार्मिक आंदोलनों के विकास के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। जैसे उस समय क्या हुआ था कि नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था। हम लोगों ने देखा था कि लोहे की खोज के बाद आगे चलकर क्या होता है, 6ठी शताब्दी उसके बाद में मौर्य काल तक आते आते काफ़ी बड़े पैमाने पर कृषि का विकास हो जाता है और कृषि में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ क्या होता है, कृषि में उत्पादन बढ़ने से व्यापार वाणिज्य को भी बढ़ावा मिलता है और व्यापार वाणिज्य में बढ़ावा मिलने से वैश्य वर्ग की स्थिति में भी वृद्धि होती है। और महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि वैदिक धर्म में काफ़ी जटिलताएं आती गई, बाद में यज्ञों की परंपराओं को बढ़ावा मिला और उसमें जटिलताएं आईं। इसी के साथ साथ जाति प्रथा में भी जटिलताएं आईं और जो भी वैदिक धर्म ग्रंथ बनाए गए थे उस समय आर्य सभ्यता के अंतर्गत वो काफ़ी जटिल थे, मतलब आम जन की भाषा में वो नहीं थे।
इसी के साथ साथ उस समय कुछ अनुकूल राजनीतिक दशाओं ने भी धार्मिक विकास के लिए कार्य किया है ना। तो ये सभी महत्वपूर्ण कुछ कारण हैं जिसके तहत क्या हुआ था, प्राचीन भारत में धार्मिक विकास या धार्मिक आंदोलन हुए थे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रमुख है वो है जैन धर्म। तो जैन धर्म की देखिए स्थापना ऋषभ देव द्वारा की गई थी और यही इसके प्रथम तीर्थंकर भी माने जाते हैं। और पार्श्वनाथ को इसका 23वां तीर्थंकर माना जाता है और इन्होंने 4 महाव्रत का भी प्रतिपादन किया था, जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। और अपरिग्रह का मतलब क्या है, अनावश्यक धन को संचय ना करना। और इसी के साथ अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, है ना। ये 4 महाव्रत का संकलन किया था पार्श्वनाथ ने। और 5वें महाव्रत को महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके तहत क्या कहा गया था, ब्रह्मचर्य की बात कही गई थी। और महावीर स्वामी को ही 24वां और अंतिम तीर्थंकर या इसका वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और जैन धर्म के अंतर्गत त्रिरत्न की बात कही गई, जिसमें सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब सत्य में भरोसा या विश्वास करना, और सम्यक आचरण मतलब सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समान भावना रखना। इस प्रकार के 3 रत्नों की भी बात कही गई है। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत कुछ दर्शनों की भी बात है, जिसमें जैसे अनेकांतवाद, जिसमें बहुरूपता का सिद्धांत पर आधारित है ये, स्यादवाद जो कि सापेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, और नवावाद जो आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत पर आधारित है। और इसके अंतर्गत देखिए जो कैवल्य कहा गया है, जो व्यक्ति सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लेता है उस टर्म को कैवल्य नाम दिया गया है। इसके तहत कहा गया है कि कोई भी जो शरीर है वो कहीं ना कहीं जन्म पुनर्जन्म के से छुटकारा पा लेता है, उस अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और इसी के तहत देखिए संलेखना और संतारा प्रणाली को भी माना जाता है इस धर्म के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो भी लोग कैवल्य प्राप्ति का मार्ग अपनाते हैं वो लोग अपने प्राणों को उपवास रखकर त्याग देते हैं, और इसमें ये कैवल्य प्राप्ति का एक माध्यम बताया गया है जैन धर्म के अंतर्गत। देखिए हमारा अगला धर्म है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध द्वारा की गई थी, और इनका जो समय काल था महात्मा बुद्ध का 563 से 483 ईसा पूर्व का था। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था, और इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने अपने देखिए सभी जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, जो कि आमजन की भाषा थी। और इसी के साथ साथ इसमें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति जिसको मिल जाए उस टर्म को क्या कहा जाता है, इसमें निर्वाण कहा जाता है। अभी हम लोगों ने देखा था जैन धर्म में इसी को क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। और इसमें भी 3 रत्नों की बात कही गई है, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ प्रमुख है ना। और इसमें 4 आर्य सत्य भी बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि संसार में दुख है और उस दुख का कोई ना कोई कारण है, और कहा गया उस कारण का निवारण संभव है, और इसी निवारण के रूप में कहीं ना कहीं अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है। और अष्टांगिक मार्ग है क्या, इसमें 8 नियमों को पालन करने की अपेक्षा की जाती है किसी व्यक्ति से, है ना। तो इसमें कौन कौन से वो हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान। तो देखिए सम्यक का मतलब यहाँ पे मध्यम मार्ग अपनाने से, है ना। मतलब हर ये बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग पर ही आधारित धर्म है। इसके साथ साथ सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक आजीवन, मतलब हर चीज़ में कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया गया है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। इसी के साथ साथ इसमें 10 सील की भी बात कही गई है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद निषेध, असमय भोजन का निषेध, सुखप्रद बिस्तर का निषेध, इसी के साथ साथ आभूषण का निषेध, और महिलाओं से दूरी और व्यभिचार से दूरी, है ना। ये 10 सील की बात की गई किसके, बौद्ध धर्म के अंतर्गत। इसी के साथ साथ देखिए जो ये 10 सील हैं, इसमें कहा गया है कि जो गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं उनके लिए 5 सील को अपनाना अनिवार्य है, और जो भिक्षु हैं उनके लिए 10 सील का अपनाना अनिवार्य है ना। और कालांतर में क्या हुआ, हीनयान और महायान और वज्रयान जैसी शाखाओं का भी उदय हुआ था बौद्ध धर्म के, एक शाखाओं के रूप में इन शाखाओं का उदय हुआ था। तो देखिए बौद्ध साहित्य अगर देखें तो कुछ बौद्ध साहित्यों का ही विकास हुआ था, जैसे सुत्त पिटक, है ना। सुत्त पिटक में क्या किया गया है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संकलित किया गया और इसकी रचना आनंद द्वारा की गई है। इसी के साथ साथ विनय पिटक, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के अनुशासन के संबंध में कुछ नियम प्रतिपादित किए गए हैं, और इसकी रचना उपाली द्वारा की गई है। और इसका तीसरा जो है साहित्य वो है अभिधम्म पिटक, जिसमें इनके उपदेशों सिद्धांतों का संकलन किया गया है, और इसकी जो संकलन किया गया है वो मोगली पुत्र तिस्य द्वारा किया गया है। और कुछ और बौद्ध ग्रंथ भी हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें महावंश, दीप वंश, जातक कथाएं, मतलब जातक कथाएं कुछ प्राचीन बुद्ध की कथाओं से संबंधित होती हैं, महावस्तु और मिलिंद पन्नु प्रमुख हैं। इसी के साथ साथ कुछ बुद्ध को अनेक मुद्राओं में भी दिखाया गया है बौद्ध धर्म के अंतर्गत, जिसमें अभय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा, है ना।
इसी साथ साथ ज्ञान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा और वरद मुद्रा प्रमुख हैं। तो ये तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डाली। अब देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच कुछ हम लोगों को असमानताएं देखने को मिलती हैं, कुछ कहीं ना कहीं समानताएं देखने को मिलती हैं। तो इन दोनों की अगर समानता की बात की जाए तो देखिए दोनों धर्मों के संस्थापक हैं वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय कुल से संबंधित माने जाते हैं। इसी के साथ साथ दोनों ही धर्मों में वेदों के प्रति प्रामाणिकता के प्रति वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, मतलब उसमें कोई आस्था नहीं रखी गई है। तीसरी इसमें बात है कि कर्म और पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। और इसमें कहा कि दोनों धर्मों में कहीं ना कहीं शूद्रों महिलाओं की मोक्ष प्राप्ति की संभावना पर कहीं ना कहीं आशंका जताई गई है ना। तो ये कुछ समानता के पहलू हैं बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। इसी के साथ साथ हम लोगों को कुछ असमानताएं भी देखने को मिलती हैं, है ना। जैसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया कि निर्वाण इसी जीवन में संभव है, लेकिन जैन धर्म में क्या कहा गया कि इसके लिए कहीं ना कहीं उपवास रखकर शरीर त्यागना आवश्यक है। मतलब अगर किसी को अगर कैवल्य प्राप्त करना है तो उसके लिए उसे शरीर त्यागना पड़ेगा। उसी प्रथा को संथारा या संलेखना कहा गया। और हमने देखा भी था, देखिए मौर्य साम्राज्य के तहत जो शासक थे उसके चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी इसी प्रथा के तहत अपने प्राण त्यागे थे, यही संथारा और संलेखना के तहत, है ना। इसी के साथ साथ बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं मध्यम मार्ग पर आधारित है। और जैन जैन धर्म क्या है, कहीं ना कहीं ये अतिवादिता पर आधारित है। इसमें कठोर साधना की बात कही गई है। और जैन धर्म में अहिंसा और परग्रह पर कुछ आवश्यकता से अधिक ही बल दे दिया गया है ना। और बुद्ध ने देखी जाति प्रथा की निंदा की, जबकि ऐसा साक्ष्य नहीं प्राप्त होता कि महावीर स्वामी ने जाति प्रथा की निंदा की हो। देखिए अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो बौद्ध धर्म में पाली भाषा का उपयोग किया गया, जबकि जैन धर्म में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया। तो ये देखिए इनके समानता और असमानता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू रहे किसके, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच। अब चलिए उस समय कुछ बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उन पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी और लगभग 483 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। और ये बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद मानी जाती है कि उनके तुरंत महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद हुई थी। और इसका मगध के शासक थे अजातशत्रु, इनके संरक्षण में इसको आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता बौद्ध भिक्षु महाकश्यप द्वारा की गई थी। और इसके अंतर्गत किया क्या गया था कि बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको 2 पिटकों में संकलित कर दिया गया था, जिसमें सूत्र पिटक और विनय पिटक है। अब द्वितीय बौद्ध परिषद की अगर बात की जाए तो इसका लगभग समयकाल 383 ईसा पूर्व माना जाता है और ये वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता शुभकामी ने की थी। और इसका आयोजन जो किया गया था वो कालाशोक के संरक्षण में किया गया था। और इसी में जो बुद्ध के अनुयायी थे वो 2 भागों में विभाजित हो गए, किस किस में, महासंघिक या सर्वस्तिवादी और स्थविर या थेरवादी में। और सर्वस्तिवादी जो थे बुद्ध धर्म में परिवर्तन के समर्थक थे, जबकि जो थेरवादी थे वो बुद्ध धर्म में परिवर्तन के विरोधी थे। इसी साथ साथ जो तृतीय बौद्ध परिषद हुई थी वो लगभग 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा की गई थी। और इसमें जो तीसरा पिटक था, कौन सा, अभिधम्म पिटक, इसमें इसको संकलित किया गया था। इसके साथ साथ जो चौथी बौद्ध परिषद हुई थी वो कश्मीर के कुंडन वन में हुई थी। और ये लगभग ऐसा माना जाता है प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। और इसको कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में संपन्न किया गया था। और इसकी अध्यक्षता वशिष्ठ द्वारा की गई थी और उसकी उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। और इसी में देखिए बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों किस किस में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अभी हम हीनयान और महायान के बारे में अंतर भी पढ़ेंगे अभी आगे। और इसी के साथ साथ देखिए 5वीं बौद्ध परिषद भी आगे चलकर अभी आधुनिक काल में ही देखी जाती है, जो मांडले बर्मा में हुई थी 1871 ईस्वी में। और इसमें राजा मिंदन का संरक्षण प्राप्त हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जगर विभामसा, नारिंदा, बीदचा और सुमंगल समी के अध्यक्षता में इसको संपन्न कराया गया था। और इसके अंतर्गत जो क्या किया गया था, 729 पत्थरों के ऊपर बौद्ध शिक्षाओं को उकेरा गया था, है ना, 5वीं बौद्ध परिषद के अंतर्गत। और जो छठी बौद्ध परिषद है ये 1954 ईस्वी में काबा ये अंगून एक जगह बर्मा में वहाँ पे हुई थी। उसको बर्मा सरकार के संरक्षण में इस परिषद को कराया गया था। और इसकी अध्यक्षता यून्यू जो प्रधानमंत्री थे उस समय में बर्मा के, उनकी अध्यक्षता में ये हुआ था संपन्न ये परिषद। इसका आयोजन बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष पूरे होने की स्मृति में किया गया था, है ना। तो ये तो हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियाँ देखी। अब देखिए 2 जैन संगीतियाँ भी हुई थी उस समय। तो जैसे पहली बौद्ध जैन संगीति माना जाता है 322 ईसा पूर्व हुई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और
पाटलिपुत्र नामक स्थान पर ये हुई थी और इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था और जो अव्यवस्थित और बिखरे हुए ग्रंथ थे उनका संकलन किया गया था। और जैन धर्म का इसी में श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। अभी हम लोगों ने बौद्ध धर्म में देखा था कि उनका महायान और हीनयान में विभाजन हो गया था। तो देखिए द्वितीय जैन संगीति 513 ईस्वी में हुई थी और इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा शिरमण द्वारा की गई थी। इसकी कहाँ हुई थी? वल्लभी में। और इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। तो ये तो जैन संगीतियाँ थीं। अब देखिए श्वेतांबर और दिगंबर में महत्वपूर्ण अंतर देख लेते हैं। श्वेतांबर को तेरापंथी भी कहते थे और दिगंबर को समैया। तो देखिए श्वेतांबर को कहीं ना कहीं उदार प्रवृत्ति वाला माना जाता है और दिगंबर को ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथी प्रवृत्ति वाले हैं। इसी साथ साथ श्वेतांबर के अंतर्गत माना गया है कि स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन दिगंबर में माना गया है कि स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती हैं। श्वेतांबर के अंतर्गत माना गया है कि कैबल्य प्राप्त अगर कोई व्यक्ति कर भी लेता है तो उसके बाद भी वो भोजन, ऐसा नहीं है कि भोजन को छोड़ दे, मतलब उसको भोजन की ज़रूरत होती है, भोजन उसे करना चाहिए। लेकिन दिगंबर में एकदम अतिवादिता को अपनाया गया है। उसमें कहा गया जो भी कैबल्य प्राप्त करेगा उसको पूरी तरह से भोजन छोड़ना पड़ेगा। और श्वेतांबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं बताया गया है, लेकिन दिगंबर में कहा गया है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करना है तो आपको वस्त्र को भी त्यागना पड़ेगा। तो देखिए अगर बौद्ध धर्म की जो शाखाओं में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था महायान और हीनयान, इसके महत्वपूर्ण अंतरों को देख लेते हैं। देखो महायान के अंतर्गत क्या किया गया था? बुद्ध को देवता के रूप में संदर्भित किया गया था, लेकिन हीनयान में बुद्ध को एक तरह से महापुरुष ही माना गया था। महायान में गुणों के स्थानांतरण पर बल दिया गया है, जबकि हीनयान में स्वयं के प्रयत्नों पर बल दिया गया है। और गुणों के स्थानांतरण का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है निर्वाण प्राप्त करना तो कहीं ना कहीं वो बोधिसत्व की भी सहायता ले सकता है, इसीलिए इसमें बोधिसत्व की परिकल्पना की गई है। और इसमें हीनयान में कहा गया है कि स्वयं के प्रयत्नों पर ही कोई निर्वाण प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसमें अरहत पद प्राप्ति के आदर्श की बात कही गई है। और महायान के अंतर्गत बुद्ध की मूर्ति पूजा को शुरू किया गया था, लेकिन इसमें हीनयान के अंतर्गत बुद्ध के प्रतीकों की पूजा ही जारी रही। अब देखिए बुद्ध के जन्म से पहले कुछ धार्मिक संप्रदाय भी भारत में मौजूद थे, जैसे आजीवक संप्रदाय था, इसके प्रवर्तक थे मक्खली गोसाल। और इसी के साथ साथ उच्छेदवादी, इसके प्रवर्तक कौन थे? अजित केस कम्बलिन। और देखिए नित्यवादी इसके पकुद कच्चायन, घोरक्रियवादी इसके पूर्ण कश्यप, और संदेहवादी या अनिश्चयवादी इसके कौन थे? संजय बेरदू पुत्र, है ना। तो ये कुछ संप्रदाय थे जो कहीं ना कहीं उस समय विद्यमान थे, कब? बुद्ध के जन्म से पहले। उन संप्रदाय के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संगम काल। देखो तो इसके बारे में हमको लोगों को जो जानकारी प्राप्त होती है संगम काल के बारे में, उसमें संगम साहित्य और इसी के साथ साथ स्ट्रेबो, प्लिनी और टॉलमी की पुस्तकों, और उस समय एक पुस्तक प्राप्त हुई है जिसके लेखक के बारे में नहीं ज्ञात है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, है ना। तो इन सभी से हम लोगों को संगम काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए इसका नाम संगम काल इसलिए पड़ा था कि यहाँ पे देखो क्या किया गया था कि काफ़ी जो उस समय के जो विद्वान थे उन विद्वानों का वहाँ पे एक संगम या सभा होती थी, और उसमें विद्वान अपने अपने कुछ तथ्य रखते थे, मतलब अपनी कुछ पुस्तकें उनके सामने पेश करते थे, अपने आइडिया पेश करते थे, और उसकी जो अध्यक्षता करते थे उस संगम की, वो फिर डिसाइड करते थे कि किसकी पुस्तकों का संकलन करना है, किसकी पुस्तकों का संकलन नहीं करना है ना। तो इसीलिए इस काल को संगम काल कहा है, क्योंकि यहाँ पे जो संगम और सभाएँ हैं उनका लगातार आयोजन होता रहा है। तो देखिए पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रथम जो संगम हुई थी उसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि द्वारा की गई थी, और इसको अब मदुरै में आयोजित किया गया था। और इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो साहित्य संकलित किए गए थे उसमें परिपदाल, अकट्टियम, मदुनारय, है ना, मुदुकुरुकु तथा कलरी आविरय शामिल है, लेकिन वर्तमान में इनमें से कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। और देखिए जो दूसरा संगम आयोजित किया गया था वो भी अगस्त्य ऋषि की ही अध्यक्षता में किया गया था, और इसको कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। और इसी में जो व्याकरण ग्रंथ है तोल्काप्पियम, उसकी रचना की गई थी, है ना। उस साहित्य को इसी दौरान संकलित किया गया था। और जो तीसरा संगम हुआ था इसकी अध्यक्षता नक्कीरर द्वारा की गई थी, और इसको कहाँ पे आयोजित किया गया था? मदुरै में, है ना। और इसके अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण साहित्य संकलित किए गए थे, जिसमें नेदुनथोकय, कुरुनथोकय, है ना, नत्रिनई, कुथु, वरी, पेरिस, है ना। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट साहित्य थे जो इसके अंतर्गत संकलित किए गए थे, और इसमें अभी वर्तमान में ये सभी हमारे पास उपलब्ध भी हैं। देखिए इसके साहित्य के साथ साथ कुछ संगमकालीन महाकाव्य भी देखे जाते हैं, जिसमें शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, है ना, बलयपति और कुंडल केसी हैं, है ना, ये सभी प्रमुख हैं।
तो इसमें जो शुरुआत के 3 है मतलब शिल्पादिकारम, मणि मेखला और जीवक चिंतामणि, ये अभी भी उपलब्ध हैं, है ना। अब चलिए संगम काल की शासन प्रणाली के कुछ विभिन्न पहलुओं पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए अगर इनकी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो शासन प्रणाली थी वो वंशानुगत और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। इसी के साथ साथ यहाँ के शासक जो थे कहीं ना कहीं वो ऐसा माना जाता है कि युद्ध प्रेमी होते थे। और यहाँ पर भी प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव ही होते थे, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। और जो सैनिक पद पर या अधिकारी के रूप में कहीं ना कहीं धनी किसान को रखा जाता था चोलों और पांड्यों के शासनकाल में, है ना। और इन धनी किसान को भी क्या कहा जाता था, बैलाल भी कहा जाता था इनको। और देखिए अगर इनकी आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर भी उन्नत कृषि थी और व्यापार भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक अवस्था में था। और इस समय यहाँ पे धान, गन्ना, रागी और कुल्थी जैसी कुछ महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन भी होता था। इसी के साथ साथ यहाँ पे मछली उत्पादन, जहाज़ों का निर्माण, है ना, कताई बुनाई का कार्य, ये भी सब देखने को मिलता है। और यहाँ पे वस्तु विनिमय भी प्रचलित था। और यहाँ पर जो आयात की कुछ प्रमुख वस्तुएं थी उसमें सोना, चांदी, तांबा, शीशा, रांगा, घोड़ा, है ना, कांच, शराब, मुद्राएं और पुखराज, ये सब कुछ महत्वपूर्ण आयात की वस्तुएं थीं। इसी के साथ साथ जो निर्यात की वस्तुएं थीं उसमें मसाले और विलासिता के सामान, वस्त्र, कछुए की खोपड़ी, मोती और मलमल इत्यादि, है ना, ये सभी यहाँ से भारत से निर्यात होते थे। और इस समय रोम के साथ हमारा व्यापार काफ़ी उन्नत अवस्था में था, मतलब संगम जो काल था उसमें काफ़ी उन्नत अवस्था में रोम के साथ इन लोगों का व्यापार था। और इसके साथ साथ मिस्र, अरब, चीन, मालदीव के साथ भी इनका व्यापार था। और इस समय के जो पश्चिमी तट के जो प्रमुख बंदरगाह थे उसमें नौरा, मुसरी, तोंडी, नेलसिंडा, है ना। और इस समय काफ़ी बड़े पैमाने पर बंदरगाहों का विकास भी देखने को मिलता है। और जहाज़ों का भी यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे काफ़ी अच्छे तरीके से उपयोग भी किया गया था व्यापार और वाणिज्य में। देखिए अगर इनकी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ का समाज भी कहीं ना कहीं बड़े भेद पर ही आधारित था। और इसमें कुछ वर्ग मौजूद थे समाज में, जैसे अरसर था, इसको ये कौन सा शासक वर्ग होता था। जो सुड्डुम थे ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण होते थे। बेल्लाल धनी किसान को कहा जाता था। पुलयन दस्तकारों को कहा जाता था और बेनिगर व्यापारी को कहा जाता था। और देखिए संगम काल में कहीं ना कहीं स्त्रियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर थी। और यहाँ पर सती प्रथा की भी मौजूदगी के साक्ष्य मिलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि विधवाओं की दशा अच्छी नहीं थी। यहाँ पर अस्पृश्यता थी लेकिन दास प्रथा की उपस्थिति के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर धार्मिक व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर ब्राह्मण, बौद्ध और जैन कुछ प्रमुख धर्म थे। और इनके जो प्रमुख देवता थे संगमकालीन समाज के, उनका क्या नाम था, मुरुगन। इनको कहीं ना कहीं मुर्गे से, कुक्कुट से जोड़कर देखा जाता है। और यहाँ पर भी समाज में कहीं ना कहीं ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं वैदिक यज्ञों को भी बढ़ावा दिया, मतलब यहाँ पर भी वैदिक यज्ञ किए जाते थे। हमने देखा भी था, देखो जो पांड्य शासकों के संरक्षण में जो भी संगम हुए थे उसमें अगस्त ऋषि ने उसकी अध्यक्षता की थी 2 संगमों की। तो अगस्त ऋषि भी उत्तर भारत से ही गए थे, है ना। तो ऐसी जो इधर उधर जो लोग आते जाते रहते थे, ऋषि या कोई विद्वान, तो उसके तहत इधर की परंपरा उधर या उधर की उधर, ऐसे परंपराओं का भी विस्तार होता रहता था। तो यहाँ पर भी वैदिक यज्ञ किए जाते थे। तो देखिए आज हम लोगों ने अपने इस सेशन में काफ़ी कम समय में काफ़ी लंबे टॉपिक को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल, इसके साथ साथ प्राचीन भारत में विकसित प्रमुख धार्मिक आंदोलन जिसके तहत जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और उसके बाद हम लोगों ने संगम काल पर चर्चा की। अब हम लोग देखिए जो भी अपने बचे हुए पार्ट हैं इससे रिलेटेड वो हम लोग अपने अब नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।